हेलो बच्चों, आपका हमारे चैनल शिक्षा घर में स्वागत है। आज हम इलेक्ट्रीशियन सेकेंड ईयर के बच्चों के लिए सीबीटी एग्ज़ाम के लिए कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने जा रहे हैं जो कि आपके अपकमिंग सीबीटी एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस मोटर में यह विशेषता है। यह आपको कर्व दे दिया गया है और स्पीड और टार्क के बीच में कर्व दे दिया गया है। अब ये पूछ रहा है कि ये किस मोटर का कैरेक्टरिस्टिक है। आपका सीरीज़ मोटर का है, शंट का है, कम्युलेटिव कंपाउंड का है, डिफरेंशियल कंपाउंड का है। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा आपका? कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर का ये वक्र है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कतरनी मशीनों के लिए कौन से प्रकार की डीसी मोटर उपयुक्त है? सीरीज मोटर, शंट मोटर, कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर, डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर। तो बच्चों कतरनी मशीनों के लिए हम लोग कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर का प्रयोग करते हैं। आपका जो सीरीज मोटर होती है ये एज अ बूस्टर यूज़ कर दिया है, एज अ बूस्टर इसको हम लोग यूज़ करते हैं, बूस्टर। और जो आपकी शंट मोटर होती है, ठीक है, इसका प्रयोग हम लोग लेथ मशीनों में करते हैं, लेथ मशीनों में करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 फेज स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर की स्लिप गति की गणना करने का सूत्र है। एन स्लिप इज इक्वल टू एन एस माइनस एन आर, एन स्लिप इज इक्वल टू एन आर माइनस एन एस, एन स्लिप इज इक्वल टू एन एस माइनस एन आर अपॉन एन आर नन। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा आपका? तो बच्चों आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 फेज इंडक्शन मोटर की सिंक्रोनस स्पीड का सूत्र है। एन एस इज इक्वल टू 120 एफ बाई पी, एन एस इज इक्वल टू 120 पी बाई एफ, एन एस इज इक्वल टू 120 पी एफ नन। तो देखिए आप पहले समझ लीजिए एफ क्या है, यहाँ पे आपका फ्रीक्वेंसी है। एफ क्या है आपका? फ्रीक्वेंसी है। पी क्या है आपका? पोल्स है। तो जो एन एस सिंक्रोनस स्पीड का फॉर्मूला होता है बच्चों वो होता है एन एस इक्वल टू 120 एफ बाई पी। तो आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। 3 फेज इंडक्शन मोटर की प्रतिशत स्लिप का फॉर्मूला होगा एन एस माइनस एन आर अपॉन एन आर इंटू 100, एन आर माइनस एन आर एन एस अपॉन एन एस इंटू 100, एन एस माइनस एन आर अपॉन एन एस इंटू 100 नन। तो देखिए स्लिप परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है आपका? ये होता है एन एस माइनस एन आर अपॉन एन एस होता है इंटू 100, ये होता है। तो ये आपका थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 फेज इंडक्शन मोटर में किस गति को सिंक्रोनस स्पीड कहा जाता है? नो लोड स्पीड, फुल लोड स्पीड, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड स्पीड नन। तो जो आपका रोटेटिंग 3 फेज रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड होता है उसकी स्पीड क्या होती है? सिंक्रोनस स्पीड होती है। तो इसमें आंसर क्या होगा आपका? रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। और जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जो सिंक्रोनस स्पीड होती है उसका फॉर्मूला होता है एन एस इक्वल टू 120 एफ बाई पी। और जो आपकी सिंक्रोनस स्पीड होती है वो क्या होती है? हमेशा रोटर की स्पीड से बड़ी होती है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। और इन दोनों के अंतर को स्लिप कहते हैं, मतलब एस इक्वल टू एन एस माइनस एन आर अपॉन एन एस, ये आपकी स्लिप हो गई। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पिच फैक्टर गणना करने का सूत्र क्या है? पिच कारक इक्वल टू पोल पिच अपॉन वाइंडिंग पिच, पिच कारक इक्वल टू वाइंडिंग पिच अपॉन पोल पिच, नंबर ऑफ स्लॉट्स अपॉन नंबर ऑफ पोल्स नन। तो बच्चों आपका थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है, पिच फैक्टर इक्वल टू वाइंडिंग पिच अपॉन पोल पिच। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ब्लॉक रोटर टेस्ट के द्वारा 3 फेज इंडक्शन मोटर का कौन सा नुकसान निर्धारित किया जाता है? देखिए ब्लॉक रोटर जो टेस्ट होता है ये आपका ट्रांसफार्मर के शॉर्ट सर्किट टेस्ट की तरह होता है, शॉर्ट सर्किट टेस्ट की तरह होता है।
शॉर्ट सर्किट में हम लोग क्या निकालते थे, कॉपर लॉसेस निकालते थे, तो इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, कॉपर लॉसेस निकालेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। परिवर्तित गति पर उच्च स्टार्टिंग टार्क प्रदान करने के लिए किस प्रकार की मोटर का उपयोग किया जाता है? यूनिवर्सल मोटर करेंगे, परमानेंट कैपेसिटर मोटर करेंगे, 3 फेज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर करेंगे, 3 फेज सिंगल स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर करेंगे। तो बच्चों आंसर क्या होगा आपका? थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एसी इंडक्शन मोटर में बल आघूर्ण और स्लिप के बीच संबंध है। स्लिप के बढ़ने से बल आघूर्ण घटता है, स्लिप के बढ़ने से बल आघूर्ण बढ़ता है, और स्लिप के घटने से बल आघूर्ण बढ़ता है, स्लिप के घटने से बल आघूर्ण घटता है। देखिए जो टार्क होता है इसका रिलेशन क्या होता है, एस वी स्क्वायर, ये होता है रिलेशन। जो आपका 3 फेज इंडक्शन मोटर होती है उसमें ये रिलेशन होता है। और ठीक है, तो इस कंडीशन में जो टार्क होता है वो क्या होता है, स्लिप के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और आपके वोल्टेज सप्लाई के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। इससे ये पता चलता है कि अगर आपका टार्क बढ़ेगा तो स्लिप की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ेगी, मतलब स्लिप की वैल्यू के बढ़ने से बल आघूर्ण क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, तो आपका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपूर्ति देने से पहले वाइंडिंग में कौन सा परीक्षण जरूरी है? ग्राउंड टेस्ट, पोलैरिटी टेस्ट, ओपन सर्किट टेस्ट, शॉर्ट सर्किट टेस्ट। तो कौन सा टेस्ट जरूरी है? पोलैरिटी टेस्ट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 फेज इंडक्शन मोटर के नो लोड टेस्ट से कौन सी हानियां ज्ञात करते हैं? देखिए ट्रांसफार्मर के नो लोड टेस्ट से हम लोग क्या करते थे, ओपन सर्किट टेस्ट को नो लोड टेस्ट बोलते हैं। उससे हम लोग क्या निकालते थे, आयरन लॉसेस निकालते थे। तो इसमें भी क्या निकालेंगे, आयरन लॉसेस निकालेंगे। स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर को वाउंड रोटर से क्यों फिट किया जाता है? टू रिड्यूस स्लिप को घटाने के लिए, टू रिड्यूस लॉसेस को कम करने के लिए, टू गेट हाई स्टार्टिंग एंड रनिंग टार्क, मतलब स्टार्टिंग टार्क और रनिंग टार्क को प्राप्त करने के लिए, टू कंट्रोल द स्पीड को कंट्रोल करने के लिए। तो बच्चों आंसर क्या होगा, टू गेट हाई स्टार्टिंग एंड रनिंग टार्क, मतलब स्टार्टिंग और रनिंग टार्क हाई प्राप्त करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, आपका क्या करेंगे, वाउंड रोटर को प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यूनिवर्सल मोटर का प्रयोग होता है जेट पंप में होता है, फूड मिक्सर में होता है, टेली प्रिंटर में होता है, कंप्रेसर में होता है। तो आपका जो यूनिवर्सल मोटर होती है ये स्पेशल टाइप की मोटर होती है। ये क्या करती है, एसी और डीसी दोनों करती है, एसी और डीसी दोनों पे चलती है। ठीक है, और उसका प्रयोग क्या करते हैं हम लोग, फूड मिक्सर में करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वाउंड रोटर के साथ कौन सी एकल कला मोटर फिट है? रिपल्सन मोटर, परमानेंट कैपेसिटर मोटर, सैडेड पोल मोटर, नन। तो बच्चों आंसर क्या होगा, रिपल्सन मोटर। किस प्रकार के एसी सिंगल फेज मोटर में कम स्टार्टिंग टार्क होता है? इंडक्शन स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर, कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर, कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर, रेजिस्टेंस स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा, रेजिस्टेंस स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर। घरेलू पानी के लिए कौन सी मोटर पसंद की जाती है? यूनिवर्सल मोटर पसंद की जाती है, रिपल्सन मोटर, सैडेड पोल मोटर, कैपेसिटर स्टार्ट मोटर। तो बच्चों आंसर क्या होगा, कैपेसिटर स्टार्ट मोटर। सैडेड पोल मोटर का प्रयोग होता है हेयर ड्रायर में, सीलिंग फैन में होता है, वेट ग्राइंडर में होता है, वॉशिंग मशीन में होता है। तो हेयर ड्रायर में सैडेड पोल मोटर का प्रयोग करते हैं। हार्ड डिस्क ड्राइव्स के लिए किस मोटर का प्रयोग करेंगे? स्टेपर मोटर, रिपल्सन मोटर, हिस्टेरोलिसिस मोटर, रिलक्टेंस मोटर। तो बच्चों आंसर क्या होगा, स्टेपर मोटर। टेबल फैन में किस मोटर का प्रयोग होता है? यूनिवर्सल मोटर, सैडेड पोल मोटर, एडी करंट मोटर, परमानेंट कैपेसिटर मोटर। तो आंसर क्या होगा आपका, परमानेंट कैपेसिटर मोटर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अल्टरनेटर में ईएमएफ का समीकरण होगा E इज इक्वल टू 5FT/2.22, E इज इक्वल टू 5FT/4.44 और E इज इक्वल टू 4.445FT kPkd। तो बच्चों आपका चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अल्टरनेटर में प्रेरित ईएमएफ की दिशा जानने के लिए किस नियम का प्रयोग हम लोग करेंगे? कॉग स्कूल लॉ यूज़ करेंगे, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल यूज़ करेंगे, राइट हैंड पाल्म यूज़ करेंगे, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल यूज़ करेंगे। तो क्या होगा? फ्लेमिंग राइट हैंड रूल यूज़ को हम लोग करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अल्टरनेटर की रेटिंग होती है केवीए में होती है, केडब्ल्यू में होती है, एमडब्ल्यू में होती है, केवी में होती है। तो अल्टरनेटर की जो रेटिंग होती है वो क्या होती है? केवीए में होती है। और ट्रांसफार्मर की भी रेटिंग किस में होती है? केवीए में होती है। अल्टरनेटर में प्रतिशत वोल्टेज विनियमन की गणना करने के लिए किस सूत्र का प्रयोग करते हैं? बच्चों हमेशा याद रखिएगा, कहीं भी आपसे वोल्टेज रेगुलेशन का फॉर्मूला पूछे तो ये फॉर्मूला होता है, सभी मोटर्स के लिए होता है, VR इज इक्वल टू वोल्टेज आउटपुट वोल्टेज ऑन लोड माइनस आउटपुट वोल्टेज ऑन नो लोड अपॉन आउटपुट वोल्टेज ऑन लोड इंटू 100। ठीक है, ये हमेशा याद रखिएगा, कहीं भी पूछेगा तो सबका एक ही होता है। ठीक है, तो V2 माइनस V02 अपॉन V2 इंटू 100, ये आपका क्या है? लोड पे सेकेंडरी वोल्टेज है, और ये आपका क्या? V02 मतलब नो लोड पे सेकेंडरी वोल्टेज अपॉन लोड पे सेकेंडरी वोल्टेज, और ये क्या आपका? तो आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो अल्टरनेटरों के समांतर संचालन के डार्क लैम्प विधि में लैम्प किस स्थिति में बुझ जाते हैं? टर्मिनल वोल्टेज आर इक्वल, मतलब टर्मिनल वोल्टेज जब इक्वल होंगे तब, वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी आर इक्वल जब वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी सेम होंगे, वोल्टेज एंड पावर रेटिंग आर इक्वल जब वोल्टेज और पावर रेटिंग इक्वल होंगे, नन। तो बच्चों आंसर क्या होगा इसमें? वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी जब इक्वल होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अल्टरनेटर में डैम्पर वाइंडिंग का उद्देश्य क्या है? रिड्यूस द कॉपर लॉसेज। अल्टरनेटर में हम लोग डैम्पर वाइंडिंग का प्रयोग क्यों करते हैं? क्या कारण है? रिड्यूस द कॉपर लॉसेज को कम करने के लिए, रिड्यूस विंडेज लॉसेज को कम करने के लिए, रिड्यूस द हंटिंग इफेक्ट को कम करने के लिए, इम्प्रूव द वोल्टेज रेगुलेशन को क्या करने के लिए? इम्प्रूव करने के लिए। तो बच्चों हम लोग क्या करते हैं? हंटिंग को हटाने के लिए, कम करने के लिए हम लोग डैम्पर वाइंडिंग का प्रयोग करते हैं। सिंक्रोनस मोटर का सॉफ्ट बना होता है, माइल्ड स्टील का बना होता है, क्रोम स्टील का बना होता है, एल्निको का बना होता है, स्टेनलेस स्टील का बना होता है। तो जो आपका सिंक्रोनस मोटर का जो सॉफ्ट होता है वो माइल्ड स्टील का बना होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक 3 फेज सिंक्रोनस मोटर में होता है, नो स्लिप रिंग होता है, स्लिप रिंग नहीं होता है, 3 स्लिप रिंग होती है, 4 स्लिप रिंग होती है, 2 स्लिप रिंग होती है। तो बच्चों आंसर क्या होगा? 2 स्लिप रिंग होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक सिंक्रोनस मोटर में स्लिप रिंग ले जाता है। देखिए, जो आपका काम कम्यूटेटर करता था वही काम आपका स्लिप रिंग करता है। कम्यूटेटर आपका डीसी मोटर में यूज़ होता है, और एसी मोटर में हम लोग क्या करते हैं? स्लिप रिंग का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और स्लिप रिंग किसकी बनी होती है? फास्फोरस ब्रॉन्ज की। किसकी बनी होती है? फास्फोरस ब्रॉन्ज की बनी होती है। ठीक है, एक सिंक्रोनस मोटर में स्लिप रिंग ले जाता है, डायरेक्ट करंट लेता है, नो करंट लेता है, अल्टरनेटिंग करंट लेता है, ऑल अबव। तो क्या होता है? डायरेक्ट करंट लेता है। एक सिंक्रोनस मोटर की गति होती है, वेरिएबल होती है, एब्सोल्यूट कांस्टेंट होती है, कांस्टेंट होती है, नॉन होती है। तो बच्चों क्या होता है? जो सिंक्रोनस मोटर होती है उस पर लोड का ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है, और उसकी स्पीड क्या होती है? कांस्टेंट होती है। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा? एब्सोल्युटली कांस्टेंट। ठीक, सिंक्रोनस मोटर की संरचना किसके समान होती है? सीरीज मोटर के समान होती है, इंडक्शन मोटर के समान होती है, अल्टरनेटर के समान होती है, नन। तो बच्चों जो सिंक्रोनस मोटर होती है उसकी संरचना जो होती है अल्टरनेटर के समान होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देते हैं। सिंक्रोनस मोटर का टार्क होता है, हाई होता है, जीरो होता है, मॉडरेट होता है, अनडिफाइंड होता है।
तो जो आपका सिंक्रोनस मोटर होती है वो सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होती, नॉट सेल्फ स्टार्टिंग, नॉट सेल्फ स्टार्टिंग। और इसमें टार्क की वैल्यू क्या होती है, वो 0 होती है। ठीक है, तो बच्चों आंसर क्या होगा आपका 0 सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक मोटर जो अग्रगामी है, ये थोड़ा गलत लिख गया बच्चों, अग्रगामी शक्ति गुणक की तरह पश्चगामी पर भी आसानी से चलाई जाती थी। ठीक है, वो कौन सी ऐसी मोटर है जो लैगिंग पावर फैक्टर और लीडिंग पावर फैक्टर दोनों पे चलाई जा सकती है। ठीक है, स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर, डीसी शंट मोटर, सिंक्रोनस मोटर, नन। तो बच्चों आंसर क्या होगा आपका सिंक्रोनस मोटर। एक तुल्यकालिक मोटर का आकार निर्धारित किया जा सकता है इसके द्वारा, केवीए रेटिंग के द्वारा, केडब्ल्यू रेटिंग के द्वारा, केवीआर रेटिंग के द्वारा, नन। तो बच्चों आंसर क्या होगा केवीए रेटिंग के द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक सिंक्रोनस संधारित्र की क्षमता समानता किस श्रेणी में होता है, वीएआर, एमवीएआर, केवीआर, नन। तो बच्चों आंसर क्या होगा एमवीएआर। बिना उत्तेजित सिंगल फेज सिंक्रोनस मोटर है, रिलक्टेंस मोटर है, रिपल्सन मोटर है, यूनिवर्सल मोटर है, एसी सीरीज मोटर। तो बच्चों आंसर क्या होगा रिलक्टेंस मोटर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक सिंक्रोनस मोटर में लोड कोण डैश डैश के साथ बदलता है, लोड ओनली, लोड एंड स्पीड, लोड स्पीड पावर फैक्टर, नन। तो बच्चों आंसर क्या होगा लोड के अकॉर्डिंग। ठीक है, इसकी 3 कंडीशंस होती हैं। ठीक है, नो लोड पे क्या होता है, लोड पे क्या होता है और 0 लोड पे क्या होता है, ये 3 कंडीशन होती है बच्चों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक सिंक्रोनस मोटर की गति को परिवर्तित किया जा सकता है इसके डैश डैश परिवर्तन द्वारा, एक्साइटेशन, सप्लाई वोल्टेज, लोड और सप्लाई फ्रीक्वेंसी। तो क्या होगा एक्साइटेशन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस पर सिंक्रोनस मोटर का बैक ईएमएफ निर्भर करता है, आकार पर, एक्साइटेशन पर, गति पर, हॉल। तो बच्चों किस पे करेगा एक्साइटेशन पे करेगा। डैम्पर वाइंडिंग का कार्य सिंक्रोनस मोटर में होता है शोर को कम करना, केवल स्टार्टिंग टार्क विकसित करना, हंटिंग कम करना और स्टार्टिंग टार्क कम करना। तो बच्चों आंसर क्या होगा, ये आपका थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है। कौन सी हानियाँ सिंक्रोनस में ज़्यादा होती, सिंक्रोनस मोटर में ज़्यादा होती, कॉपर लॉसेज ज़्यादा होते हैं, फ्रिक्शन लॉसेज ज़्यादा होते हैं, आयरन लॉसेज ज़्यादा होते हैं, नन। तो बच्चों क्या होते हैं आयरन लॉसेज ज़्यादा होते हैं। भार बढ़ाने पर तुल्यकालिक मोटर की गति असीमित हो जाती है, स्थिर रहती है, घट जाती है, बढ़ जाती है। तो क्या होता है स्थिर रहती है। एक सिंक्रोनस मोटर में हंटिंग होगी जब सप्लाई वोल्टेज घटता बढ़ता है, भार में परिवर्तन, मोटर पर भार घट जाता है, नन। तो क्या होगा भार में परिवर्तन। सिंक्रोनस मोटर का स्पीड रेगुलेशन होता है, मैक्सिमम होता है, मिनिमम होता है, 0 होता है, नन होता है। तो बच्चों क्या होगा 0 होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस सूत्र का प्रयोग अल्टरनेटर द्वारा उत्पादित ईएमएफ की गणना करने के लिए किया जाता है, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। EAV = 4.44 F5T KP/kd, EAV = 4.44 F5T। थर्ड है EAV = एवरेज EMF = 1.11 F5T KP/kd, ना। तो बच्चों आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अल्टरनेटर की रेटिंग होती है केवीए में होती है, केडब्ल्यू में होती है, केवीएच में होती है, एम्पियर आवर में होती है। तो बच्चों आंसर क्या होगा केवीए में होती है। तार के निर्माण में निम्न में से कौन सा कुचालक प्रयोग नहीं होता, प्लास्टिक, वार्निश फैब्रिक, पेपर, लकड़ी। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा लकड़ी का प्रयोग हम लोग नहीं करते हैं। ट्रांसमिशन लाइनों में बंडल कंडक्टर के लिए कौन सा कथन सही नहीं है, वोल्टेज ग्रेडियंट का नियंत्रण, कोरोना हानि में कमी, रेडियो इंटरफेरेंस में कमी, संचालन लाइनों के बढ़ने के साथ इंटरफेरेंस में बढ़ोतरी। तो बच्चों आपका फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही है। लाइन कुचालक बनाया जाता है, ठीक है, मतलब जो इंसुलेटर होता है बच्चों, ठीक है, वो किसका बनाया जाता है ये पूछ रहा है। ठीक है, इंसुलेटर कई प्रकार के होते हैं, पिन इंसुलेटर,
पिन टाइप इंसुलेटर, साइकिल टाइप इंसुलेटर, ठीक, और क्या होगा, डिस्क टाइप इंसुलेटर। कई प्रकार के इंसुलेटर होते हैं और इनका प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है ये आप लोग पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इसमें से भी क्वेश्चन बनता है कि पिन इंसुलेटर का कहाँ प्रयोग करेंगे, डिस्क इंसुलेटर का कहाँ प्रयोग करेंगे, साइकिल इंसुलेटर का कहाँ प्रयोग करेंगे, स्टैंड इंसुलेटर का कहाँ प्रयोग करेंगे, सस्पेंशन इंसुलेटर कहाँ प्रयोग करेंगे, ये सब भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। ठीक है, तो आप मार्बल का बना होता है, पीवीसी का बना होता है, पोर्सलेन का, माइका का। तो बच्चों जो इंसुलेटर होते हैं वो आपके किसके बने होते हैं बच्चों? पोर्सलेन के बने होते हैं। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा। कॉपर की तुलना में संचरण लाइनों साधारणतः एल्युमिनियम का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इसमें चालन अधिक होता है, इसकी तनाव शक्ति अधिक होती है, या महंगा होता है, या सस्ता हल्का होता है। ठीक है, तो क्या होगा इसका बताइए आप लोग आंसर। इसकी तनाव शक्ति क्या होती है? अधिक होती है। बिजली वितरण में लकड़ी के खंभों का प्रयोग किए जाने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? किसी आवधिक निरीक्षण की आवश्यकता नहीं है, जमीन स्तर से नीचे सड़ने की प्रवृत्ति, तुलनात्मक रूप से बहुत लंबा जीवन काल, उत्कृष्ट यांत्रिक शक्ति। तो बच्चों आपका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है, जमीन स्तर से नीचे सड़ने की प्रवृत्ति। रेडियल लाइन विकास का प्रयोग करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा ठोस सतह उपयुक्त है? बेलनाकार और क्यूब और पिरामिड, शंकु और पिरामिड, शंकु और बेलनाकार। तो बच्चों आंसर क्या होगा? शंकु और पिरामिड। चालकों का पंचातरण निम्न प्रयोजन से किया जाता है: चालक का बचाव करना, स्थिरता बढ़ाना, लाइन प्रचलनों में बराबरी रखना, दूसरे छोर पर धारा की वोल्टता के मानों में परस्पर बदलाव लाना। तो बच्चों आपका थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब अगला क्वेश्चन है, इसको बोलते हैं सैग। झोल को इंग्लिश में बच्चों बोलते हैं क्या? सैग। ठीक है, झोल निम्न में से स्वतंत्र होता है: विस्तृति की लंबाई, लाइन वोल्टेज, चालक में तन्यता, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों आंसर क्या होगा? लाइन वोल्टेज। संचरण लाइन चालक के मामले में वायुमंडलीय तापमान में वृद्धि के साथ साथ लंबाई बढ़ती है, परंतु प्रतिलंब कम होता है। लंबाई में वृद्धि होती है और प्रतिबल में भी वृद्धि होती है। लंबाई में कमी होती है, परंतु प्रतिबल में वृद्धि, लंबाई और प्रतिबल दोनों कम होते हैं। तो बच्चों आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है, लंबाई बढ़ती है, लेकिन प्रतिबल जो होता है वो क्या होता है? कम होता है। चलिए बच्चों ये देखते हैं क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक संचरण लाइन का सैग, झोल जो है, निम्न पर निर्भर करता है। ठीक है, जो सैग होता है वो किस पे निर्भर करता है, ये आपसे पूछ रहा है। चालक का भार और विस्तृति लंबाई के प्रति अनुक्रमानुपाती, चालक का भार और विस्तृति लंबाई के प्रति व्युत्क्रमानुपाती, चालक का भार और विस्तृति लंबाई के वर्ग के प्रति अनुक्रमानुपाती, चालक का भार और विस्तृति लंबाई के वर्ग के प्रति व्युत्क्रमानुपाती। देखिए सैग जो होता है वो क्या होता है? WL² होता है। ठीक है, अब देखिए ये क्या हो गया? आपका भार हो गया। ठीक है, ये चालक का W क्या हो गया? आपका भार हो गया। L क्या हो गया? आपका ये विस्तृति लंबाई। ठीक, तो अब जो सैग होगा वो किसके डायरेक्टिव प्रोपोर्शनल होगा? WL² के डायरेक्टिव प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, और टेंशन के क्या होगा? व्युत्क्रमानुपाती होगा। तो इस हिसाब से बच्चों आपका थर्ड ऑप्शन बिल्कुल आपका सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संचरण लाइन में दो समीपवर्ती विद्युत खंभों के बीच की दूरी को डैश डैश कहा जाता है। ठीक है, दो खंभे हो गए, ये खंभे हो गए,
इनके बीच में जो होता है ये, इसको क्या कहते हैं? ठीक, स्पैन कहते हैं, सैग कहते हैं, क्लियरेंस कहते हैं और स्लैग कहते हैं। तो बच्चों इसको स्पैन कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पैन। ठीक है, क्या कहते हैं? स्पैन कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संचरण लाइन में 11 kV से कम वोल्टा पर कौन सा इंसुलेटर प्रयोग होगा? कह रहा है कि जो आपका लाइन है वो 11 kV से कम की है, लेस देन। अब इसमें पूछा है कौन सा इंसुलेटर प्रयोग होगा। ठीक है, साइकिल टाइप। देखिए मैंने आपको बताया था, आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा इंसुलेटर कहाँ यूज़ होगा। ठीक है, जैसे डिस्क इंसुलेटर क्या होता है, 11,000 पे होता है। ठीक है, साइकिल टाइप क्या होता है? साइकिल टाइप होगा, डिस्क इंसुलेटर होगा, स्ट्रैंड इंसुलेटर होगा और पिन और साइकिल टाइप। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा? पिन और साइकिल दोनों यूज़ होंगे इसमें। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उच्च वोल्टेज के पारिसरण में कंडक्टर लाइंस को टावर से क्यों लटकाया जाता है? भूमि से दूरी बढ़ाने के लिए, पवन और बर्फ के भार में कमी लाने के लिए, भूमि से दूरी में कमी करने के लिए, गर्मियों में लंबाई में वृद्धि का ध्यान रखने के लिए। तो बच्चों क्या होगा? भूमि से दूरी बढ़ाने के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा किसी टावर का वह भाग है जिसे भूमि के भीतर गाड़ा जाता है? स्ट्रट, इंक्वालाइन सपोर्ट, एंकर, ब्रेसेज, गार्ड वायर। तो बच्चों आंसर क्या होगा? एंकर। चलिए अगला क्वेश्चन देते हैं। यदि संचरण लाइन पर झोल बढ़ा दिया जाए तो तनाव कुछ समय बढ़ जाता है और कुछ समय बाद घट जाता है, प्रभावित रहता है, घटता है और बढ़ता है। देखिए क्या होता है, मैंने आपको क्या बताया कि S इक्वल टू क्या होता है? WL²/8T। मतलब S इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/T। मतलब जब सैग बढ़ेगा तो टेंशन क्या होगा? घटेगा। तो बच्चों आंसर क्या होगा आपका? थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है। कोरोना का अवसर के दौरान अधिकतम होता है। पोषक कोरोना कब ज़्यादा होता है? ठंड में, गर्मी की उष्मा, नमीयुक्त मौसम, ड्राई मौसम। तो जब एक्चुअली क्या बच्चों कि जब वातावरण में नमी होती है, ठीक है, ठीक है, तब क्या होगा? कोरोना की वैल्यू क्या होगी? ज़्यादा होगी। ओवरहेड लाइन में तापमान वृद्धि का प्रभाव डैश अवनमन बढ़ाया और तनाव घटता है, अवनमन घटाता है और तनाव बढ़ाता है, अवनमन और तनाव दोनों बढ़ाता है, अवनमन और तनाव दोनों घटाता है। तो बच्चों आंसर क्या होगा? अवनमन बढ़ाता है और तनाव घटाता है। ACSR ये कंडक्टर आपका यूज़ होता है ओवरहेड लाइंस में। ठीक है, ये याद रखिएगा आपका। अब ये पूछ रहा है कि ACSR संचालन में डैश होते हैं। क्या क्या होते हैं? सभी चालक एल्युमिनियम के बने होते हैं, बाहरी चालक एल्युमिनियम के बने होते हैं, आंतरिक चालक एल्युमिनियम से के बने होते हैं, कोई भी चालक एल्युमिनियम का नहीं होता। तो बाहरी जो चालक होते हैं वो क्या होते हैं? एल्युमिनियम के बने होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वायु दाब का प्रभाव डैश अधिक प्रबल होता है? सपोर्टिंग टावर्स में, उदासीन तारों में, ट्रांसमिशन लाइनों में, कुचालकों में। तो बच्चों आंसर क्या होगा? सपोर्टिंग टावर्स में। सिरोपरि पारेषण लाइन में तापक्रम बढ़ने का प्रभाव है प्रतिबल और लंबाई दोनों को बढ़ाना, प्रतिबल और लंबाई दोनों को घटाना, प्रतिबल घटाना और लंबाई बढ़ाना, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बच्चों आंसर क्या होगा आपका? थर्ड सही है, प्रतिबल घटाना और लंबाई बढ़ाना। केबिल संस्तरण किससे बना होता है? ठीक है, जूट का बना होता है, टाट का बना होता है, जूट और टाट दोनों से, और इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों आंसर क्या होगा? जूट और टाट दोनों का बना होता है। क्रेन स्थानांतरण मोटर के लिए समानता प्रयोग की जाती है। सिंक्रोनस मोटर यूज़ करेंगे, डीसी डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर यूज़ करेंगे, वाल्व लियोनार्ड कंट्रोल डीसी शंट मोटर, एसी स्लिप रिंग मोटर। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा?
डीसी डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर। समानता रिजॉल्वर में कितनी कुंडलियाँ होती हैं? ठीक है, एक स्टेटर तथा 2 रोटर कुंडलियाँ, एक रोटर तथा 2 स्टेटर कुंडलियाँ, 2 स्टेटर और 2 रोटर कुंडलियाँ, एक स्टेटर और एक रोटर कुंडलियाँ। तो बच्चों आंसर क्या होगा? 2 स्टेटर और 2 रोटर कुंडलियाँ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों ये। एक 3 फेस इंडक्शन मोटर में वायु अंतराण शक्ति Pg के रूप में विकसित यांत्रिक शक्ति होती है 1 - s इंटू Pg, Pg अपॉन 1 - s, Pg अपॉन s। तो बच्चों आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि ns तुल्यकालिक गति और s स्लिप है तो प्रेरण मोटर की वास्तविक चालन गति क्या होगी? ns होगी, ठीक है, s इंटू ns होगी, 1 - ns होगी और ns - 1 इंटू ns होगी। देखिए तो देखिए हम लोग जानते हैं s इक्वल टू क्या होता है? ns माइनस n अपॉन ns होता है। तो ns माइनस n इक्वल टू s ns हो जाएगा। इसको इधर ले आए, इसको उधर पे दिए, तो ns माइनस s ns इक्वल टू n हो जाएगा, ठीक है। सो अगर हम यहाँ से ns कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा? 1 - ns इक्वल टू n हो जाएगा। तो बच्चों आपका थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है। मोटर की स्टार डेल्टा प्रारंभन किस स्थिति में संभव नहीं है? सिंगल फेस इंडक्शन मोटर, सिंगल फेस मोटर, परिवर्ती गति मोटर, कम अशुशक्ति मोटर, उच्च शक्ति मोटर। तो बच्चों आंसर क्या होगा? पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक प्रेरण मोटर में रोटर तामहानिया और रोटर निविष्ट का अनुपात क्या है? 1/s होता है, s होता है, 1 - s होता है, s अपॉन 1 - s होता है। तो बच्चों आंसर क्या होगा? सेकंड आपका बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंडक्शन मोटर के रोटर की गति को किसके द्वारा दर्शाया जाता है? देखिए अभी मैंने आपको पहले ही बताया क्वेश्चन, तो इसमें आंसर क्या होगा? nr इक्वल टू ये होगा। आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, एसी प्रेरण मोटर कुंडलन में कुंडलन अंतराल क्या होती है? 2 संलग्न ध्रुवों के बीच की कुंडलन संख्या, 2 संलग्न ध्रुवों के बीच की खांचा संख्या, प्रत्येक ध्रुव में कुंडलन पक्ष की संख्या, किसी कुंडलन के 2 सक्रिय पक्ष में खांचों की संख्या। तो बच्चों आपका फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही है। एक प्रेरण मोटर के रूपांतरण अनुपात का मान प्राप्त किया जा सकता है डैश के द्वारा, केवल ओपन सर्किट परीक्षण, केवल शॉर्ट सर्किट परीक्षण, स्टेटर प्रतिरोध परीक्षण, कोई नहीं। तो बच्चों आंसर क्या होगा? केवल शॉर्ट सर्किट परीक्षण। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रेरण मोटर का अवरुद्ध रोटर परीक्षण डैश का पता लगाने के लिए प्रयोग किया जाता है, लीकेज रिएक्टेंस, पावर फैक्टर ऑन शॉर्ट सर्किट करंट अंडर रेटेड वोल्टेज, ऑल ऑफ द एबव। तो बच्चों आपका चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है। बॉल बेयरिंग के लिए प्रायः उपयोग किया जाने वाला स्नेहक होता है ग्रेफाइट, ग्रीस, खनिज तेल, गुड़। तो बच्चों आंसर क्या होगा? ग्रीस। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, खानों में उपयोग के लिए कौन सी मोटर को प्राथमिकता दी जाती है जहां विस्फोटक गैस उपस्थित होती हैं? एयर मोटर, प्रेरण मोटर, डीसी शंट मोटर, तुल्यकालिक मोटर। तो बच्चों एयर मोटर। तो बच्चों आज मैंने आपको सीबीटी एग्ज़ाम के लिए बहुत क्वेश्चंस बताए हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं। इन क्वेश्चंस को आप देखिएगा, पढ़िएगा और हो सकेगा तो नोट्स में लिख लीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।